हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। अब बारी है सेकंड चैप्टर की और नाम है पॉलिनोमियल। जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा है वो पुराने वीडियो देखें और उससे सीखें। आगे हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल और आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट किसे कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ, कोफिशिएंट क्या चीज़ हुई, डिग्री क्या हुई, काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे फिर हम कि इन टर्म्स ऑफ टर्म कैसे पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री कैसे पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को भी समझेंगे। ठीक है, ढेर सारी बातें होंगी। बहुपद पॉलिनोमियल को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। पॉलिनोमियल मीन्स पॉली और नोमियल शब्द से मिलकर बना हुआ है। पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, और नोमियल मीन टर्म, मीन बहुत सारे पद। इसलिए तो नाम क्या पड़ा, बहुपद, है ना, बहुत सारे टर्म। अब बहुत सारे से मतलब मेरा ये नहीं है कि बिल्कुल 100 टर्म, 200 टर्म, 300 टर्म, इनकी तो बात ही नहीं करेंगे ना हम। क्या बोलेंगे, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वन और मोर, एक टर्म का भी होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। वन और मोर टर्म आर पुट टुगेदर, एक साथ रखा जाता है। बट यार शर्त क्या होती है, बट द पावर ऑफ एनी वेरिएबल मस्ट बी इन होल नंबर। क्या है इसका बोलने का मतलब, चलिए देखते हैं। तो अभी बात हो रही थी कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल है कि ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो और किसी वेरिएबल की जो पावर होती है या डिग्री होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। मीन्स जैसे मैंने लिख दिया 2x या ओनली 2 लिख दिया, 2x लिख दिया, या मैंने लिख दिया x प्लस वाई, या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिख दिया। तो ये तो सारे पॉलिनोमियल होंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इसमें एक टर्म है, इसमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है। और अगर मैं वेरिएबल की पावर देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर, x है ही नहीं तो x की पावर क्या हुई, 0। यहाँ पे x की पावर क्या हुई, 1। यहाँ पे x और y की पावर, दोनों की पावर क्या है, 1 1। यहाँ पे x की पावर क्या है, 2। मीन्स ये जितनी भी पावर हैं सारे किस में है, होल नंबर्स में है। अब अगर ये होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल में है। अगर अगर मैं इसको ऐसा लिखता 1/x प्लस समथिंग, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर x को मैं ऊपर लेके जाऊं तो x क्या हो जाएगा, x की पावर -1 प्लस 3, है ना। x की पावर क्या होती है, नीचे अगर x लिखा हुआ है तो उसकी पावर ऊपर क्या हो जाएगी, -1। तो -1 पावर मतलब ये तो होल नंबर में नहीं हुआ ना, ये किस में हुआ, इंटीजर में। तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। मीन्स पॉलिनोमियल क्या चीज़ है कि उसमें एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए और शर्त ये है कि किसी भी वेरिएबल की पावर उसमें क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए, तब हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अभी पॉलिनोमियल हम बोल रहे हैं ना, तो इनमें हम बात क्या कह रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखो भाई, बचपन से हमने कैसे पढ़ा है कि 1 + 2 कर दो तो रिजल्ट आता है ना, क्या कितना आएगा, 3। या हमने 6 में से 5 को लेस कर दिया तो रिजल्ट क्या आया, 1। या हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तो रिजल्ट आया 18। इनका रिजल्ट हमें पता लग रहा है क्योंकि ये सारे कैसे हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। कैसे एक्सप्रेशन है, नंबर्स में डील कर रहे हैं। देखो ये नंबर है, अंक गणित, ये नंबर है अर्थमेटिक। 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 5 माइनस
6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा। तो इससे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस 1 की जगह पे, इस 1 की जगह में या इस 2 की जगह में कोई वेरिएबल पुट कर दूं, है ना, जैसे वेरिएबल हमने ये पुट कर दिया x और प्लस y, तो क्या हम बोल पाएंगे कि ये 3 के बराबर होगा? नहीं बोल पाएंगे ना। तो ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जिसको वेरिएबल डिफाइन करते हैं एल्जेब्रा। ये x और y हम किस में पढ़ते हैं? एल्जेब्रा में। और 1 2 किस में पढ़ते हैं हम? अर्थमेटिक में। तो यहाँ पे ये एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये एल्जेब्रा के टर्म लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के टर्म लिखे हुए हैं। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट कौन देगा? रिजल्ट देने का काम यही करेंगे। मतलब जब हमें x और y की वैल्यू पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि x प्लस वाई कितना होगा। तो रिजल्ट देने का काम कौन करता है? अर्थमेटिक। और लॉ बनाने का काम कौन करता है? एल्जेब्रा। ये लॉ बनाती है। देखो सारे सारे फॉर्मूले किस में मिलते हैं आपको? जैसे जैसे मैंने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हमें इससे रिजल्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इसकी जगह में जब हम 1 रखेंगे और इसकी जगह में हम कोई 2 रखेंगे तब हम बोलेंगे भैया कि इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 ही आएगा। मतलब कौन रिजल्ट कौन दे रहा है? रिजल्ट हमें अर्थमेटिक देगी। लेकिन एल्जेब्रा से हमें रिजल्ट नहीं मिलता। यहाँ पे ये क्या बनाता है? फॉर्मूले क्रिएट करता है, मतलब लॉ बनाने का काम करता है। इसको फॉलो कौन करता है? इसको अर्थमेटिक फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या हुए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अच्छा, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता किस किस चीज से? देखो ये जो x प्लस वाई लिखा हुआ है, या इसमें अगर सपोज मैंने एक x प्लस वाई लिख दिया, एक लिख दिया मैंने 2x प्लस वाई प्लस 3, इस तरह से लिख दिया। या एक लिख दिया 2x माइनस जेड, है ना, प्लस 6, ऐसा लिख दिया। तो अब देखो ये क्या चीज़ है? ये क्या है? ये है टर्म। इन्हीं को बोलते हैं टर्म। टर्म क्या होता है? देखो ये टर्म है, ये टर्म है, ये वाला टर्म है, ये सब टर्म है। टर्म किसे बोलते हैं? टर्म क्या होगा? कोई नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे वेरिएबल लिखा है केवल, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है। और नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके भी हम टर्म बना सकते हैं। तो ये भी हम टर्म, इसको हम अलग अलग टर्म बोलेंगे। और टर्म जो सेपरेट होते हैं ना, वो प्लस साइन और माइनस साइन से सेपरेट होते हैं। मतलब उनको हम प्लस और माइनस साइन से क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 टर्म हो गए। एक टर्म ये हो गया, 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 ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, टर्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल मतलब जो बदलने के लिए तैयार हो। ये बदलने के लिए तैयार रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। इसकी वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई। जैसे मैं ये बोल दूं कि मैं, ये मैं हो गया और ये मेरा भाई, है ना। मैं मेरे भाई से 2 साल बड़ा हूं। मतलब मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र से, अगर मेरी उम्र से मेरे भाई की उम्र घटा दें तो उसमें क्या आएगा? 2 आएगा। मैं मेरे भाई की उम्र से 2 साल बड़ा हूं। तो क्या यार आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि मेरी उम्र क्या है, मेरे भाई की एज क्या है? नहीं बता पाओगे ना। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपको एग्जैक्टली इनमें से कम किसी एक की उम्र चाहिए होगी। हाँ ठीक है, हो सकता है कि मैं 4 साल का हूं तो मेरा भाई 2 साल का वो भी होगा ना। हो सकता है कि मैं जो है 14 ईयर्स का हूं तो मेरा भाई 12 ईयर का होगा। मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं बोल सकते हम। इस x की या इस y की हम फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे हैं। तो जब हम इसकी और इसकी फिक्स वैल्यू नहीं बता पा रहे तभी तो इसका नाम वेरिएबल पड़ा, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने ये बोल दिया कि मेरे और मेरे भाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 साल का है। तो क्या ये 2 साल कभी बदलेगा? बचपन से लेकर के और जब तक हम क्या है इस धरती से नहीं जाएंगे तब तक ये अंतर जो है हमेशा 2 साल का बना रहेगा। मतलब यार ये कभी चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। वो क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म, है ना। जो चेंज नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। जो बार बार बदलता रहेगा उसको बोलेंगे हम वेरिएबल। ठीक हो गया।
अच्छा, अब एक कहानी और आती है, ये वेरिएबल कांस्टेंट हो गया, साथ में ये क्या चीज़ है यार, ये प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं हम ऑपरेटर। यही तो ऑपरेटर है कि भाई कहीं पे जोड़ने का काम हो रहा है, कहीं पे माइनस करने का काम हो रहा है, कहीं पे डिवाइड होने का काम हो रहा है, कहीं पे मल्टीप्लाई होने का काम हो रहा है। और प्लस और माइनस जो होते हैं वो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, अब मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई में पूरा एक वेरिएबल लिख रखा है हमने, है ना। मैं वेरिएबल को कैसे लिखता हूँ, x/2 भी लिख सकता हूँ इसको, है ना, x/2। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुआ ना। सेपरेट किससे होगा, प्लस और माइनस से। प्लस और माइनस से वो सेपरेट होते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। चलो देखो, अब बात करते हैं कोएफिशिएंट की, है ना। कोएफिशिएंट किसे बोलेंगे, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट बोलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 6y, है ना, 6y। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 6 टाइम्स y। कितने टाइम्स हुआ, y कितनी बार शामिल है, y कितनी बार शामिल है, वो उसका कोएफिशिएंट हो गया। अब कभी कभी ये भी होता है, जैसे लिख दिया -3x²y, तो इसमें y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो भाई y कितनी बार शामिल है, -3x² के बाद इतनी बार वो शामिल है उसमें। कहने का मतलब कि जिसका भी हम कोएफिशिएंट निकालेंगे उसके साथ जो मल्टीप्लाई में टर्म होगा ना, जिसका ये जैसे यहाँ पे -3x²y है, अब y का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो ये पूरा टर्म उसका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3x², क्योंकि y उतनी बार शामिल हो जाएगा। जैसे मैंने 6z का एग्जाम्पल दिया कि भाई इसको हमने लिख दिया 6 टाइम y, 6 टाइम y, 6y लिखा है, 6 टाइम y, तो y कितनी बार है, 6 बार। तो 6 क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट हो गया, इट इज अ कोएफिशिएंट। अब बात करेंगे हम डिग्री की, डिग्री, है ना, ये भी आता है टर्म। वैसे क्लास 9th में आपने सब पढ़ा हुआ है, पर फिर भी थोड़ा रिकैप जरूरी था। डिग्री किसे बोलेंगे, है ना, जैसे कि लिख दिया मैंने x, या लिख दिया ओनली केवल 2, या मैंने लिख दिया x² + 6, या मैंने लिख दिया x³ + x² + 1, ये लिख दिया। तो यहाँ जरा ध्यान से देखना है इस वाले पे, है ना। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x⁻0, है ना, x⁻0। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि खाली 2 जो है इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे जी इसकी डिग्री क्या है, 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि 2 खाली नहीं है, 2 के साथ x⁻0 शामिल है। किसी की पावर अगर अब 0 होती है ना तो 1 हो जाता है। अब अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो इसका मतलब किसी खाली जो नंबर है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, वहां पे क्या होगा, उसकी डिग्री क्या होगी, 0। तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब 0 से बात चली है तो थोड़ा 0 को और एक्सपेंड करते हैं। 0 पॉलिनोमियल भी होता है एक, है ना, पॉलिनोमियल। ये अब 0 पॉलिनोमियल क्या हुआ भाई, तो 0 पॉलिनोमियल वो हुआ जिसके सारे कोएफिशिएंट 0 होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 0x⁻³ + 0x² + 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ही 0 हो, यानी कि जिसके सारे कोएफिशिएंट क्या हो, 0। अब जरा इसकी डिग्री बताओ, इसकी डिग्री क्या हो सकती है, इसकी डिग्री आप क्या बता पाओगे, इस रिजल्ट को देख के बता पाओगे इसकी डिग्री क्या होगी। मान लेते हैं मैंने ऐसे लिख दिया कि 0x⁴ + 3 = 0, तो अब कोई डिग्री पूछेगा, इस रिजल्ट को देख के डिग्री पूछेगा, तो क्या आप एग्जैक्टली बता पाओगे डिग्री क्या होगी, क्योंकि आपके पास तो केवल 0 है ना। मैंने क्या बोला कि 0 पॉलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू 0 हो। अब अगर किसी ने आपको ये दिया कि भैया एक 0 पॉलिनोमियल मैंने लिखा जिसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि p(x) = 0, ठीक है, p(x). तो अब x तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे x को चाहे आप 1 से करके कई नंबर तक लिखो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका रिजल्ट जीरो ही रहेगा, मतलब क्योंकि पी एक्स क्या है, जीरो है। तो एक्स यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे इसकी वैल्यू ने जीरो ही रहना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की आपने कौन सी पावर यूज की थी, मतलब 1 किया था या 2 किया था या 3 किया था या उसमें 100 पावर यूज की थी, इसके बारे में हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे क्योंकि पी एक्स तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जीरो। अभी बताया था दो की इसकी डिग्री क्या थी, जीरो, और ये कैसा नंबर है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, कोई नंबर उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा जीरो होगी, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनोमियल को भी हम डिग्री वाइज और टर्म वाइज तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो डिग्री वाइज और टर्म वाइज हम कैसे तोड़ते हैं, देखो जरा इसका। नाउ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टर्म, देखो टर्म मतलब जैसे ही मैंने ये लिख दिया 2 ओनली, है ना, या यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2, या मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे एक ही टर्म है ना, सिंगल टर्म है ना, केवल एक टर्म। इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल, क्या बोलेंगे इसको, मोनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। यहाँ पे दो टर्म है, क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ये बाइनोमियल हो गया। और तीन टर्म है, ट्राइनोमियल। अब आप बोलोगे तीन से ज़्यादा टर्म, तो हम अब गिनेंगे नहीं ना, क्या बोलेंगे डायरेक्ट, पॉलिनोमियल, क्योंकि अब हम एक शब्द ले आएंगे पॉलिनोमियल। अच्छा एक बार बताओ, पॉलिनोमियल हमने ऐसे बोला ना, क्यों बोलेंगे हमने पॉलिनोमियल, भाई एक बात बताओ कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि महाभारत के युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, ठीक है। अब मैं हजारों सैनिक बोल रहा हूँ, तो क्या आप एग्जैक्टली बता पाओगे कितने हजार मारे गए थे, नहीं बता पाओगे ना। हजारों का मतलब हो सकता है 4000 मारे गए हों, हो सकता है 5000 मारे गए हों, पर जब मैंने हजारों की बात कर दी तो मतलब हमें ऐसा लग रहा कि बहुत सारे सैनिक मारे गए। तो वही वाली बात हो गई, यहाँ पे पॉली शब्द हमने इसीलिए यूज किया है कि यहाँ पे अब हम बोल रहे हैं कि भाई अब हम नहीं बोल रहे हैं जैसे मोनोमियल सिंगल टर्म को बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं दो टर्म को बोलते हैं, ट्राइनोमियल तीन टर्म को बोलते हैं। तो अब जो पॉलिनोमियल शब्द है ना वो बहुत सारे टर्म को बोलते हैं। अब बहुत सारे कितने होंगे, तीन से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे, या हम बोलेंगे कि ये सारे के सारे टर्म ही पॉलिनोमियल के अंदर आ गए, मतलब एक टर्म भी हो सकता है और ढेर सारे टर्म भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम एक शब्द बोल देते हैं पॉलिनोमियल। ये है इन टर्म्स ऑफ टर्म, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे तो हम एक ही वर्ड बोल देंगे पॉलिनोमियल। और अब इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ठीक है, डिग्री के टर्म में क्या होगा, तो अब डिग्री के टर्म में देखो, जैसे मैंने लिख दिया केवल 2, या मैंने लिख दिया यहां पे x प्लस 3, ऐसे लिख दिया, फिर लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, या मैंने फिर लिख दिया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लिख दिया। तो ये जितने भी सिंगल टर्म के टर्म हो गए हैं ना, इसको तो हम क्या बोलेंगे भाई, कांस्टेंट टर्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लीनियर, क्या बोलेंगे इसको हम, लीनियर। x की पावर क्या है यहाँ पे 1, x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है, QADRIT, अच्छा ठीक है, क्वाड्रेटिक। और इसको बोलेंगे हम क्यूबिक, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, है ना। तो लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, तीन टर्म हो गए। और जो ज्यादा टर्म वाला होगा उसको हम एक शब्द बोल देते हैं, क्या, पॉलीक्यूबिक। अब भैया पॉली शब्द फिर से ही इस्तेमाल कर लिया हमने, है ना,
पॉलीक्यूबिक, क्योंकि अब हम आगे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पॉलीक्यूबिक इस तरह से बोल दिया। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा ना कि इसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रायंगल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। इसको क्या बोलेंगे कि ये हेक्सागन है। अब इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे। ये लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है ना, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, देखो ऐसे सब लाइन सेगमेंट हैं, किसी में कर्व नहीं है, ध्यान रखना, ये जरा बनाने में गलती हो गई, इस तरह से। तो इसको क्या बोलोगे आप, बहुत सारे साइड वाला कोई एक फिगर है, तो इसको आप बोलेंगे पॉलीगन, है ना। देखो पॉलीगन शब्द भी वहीं से आया है, पॉली मतलब ढेर सारे, गॉन मीन साइड, तो बहुत सारे साइड वाला ऐसा कोई टर्म। जैसे यहाँ पे इसका नाम पता था ना, तो इसको हमने ट्रायंगल बोल दिया। इसका नाम पता है, इसको स्क्वायर बोल दिया। इसका नाम पता है, तो जब पता है नाम तब हमें नाम बोल दिए। जैसे यार किसी लड़के का नाम बोल दूँ मैं, जैसे किसी का लड़के का नाम क्या है, रवि है ना, रवि, तो नाम लेके बोल दिया रवि। या किसी लड़की का नाम है सीता, तो सीता करके बोल दिया हमने। लेकिन अगर नाम नहीं पता तो मैं क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा मैं, बॉय। इसको क्या बोलूँगा मैं, गर्ल, क्योंकि भाई वो लड़की है तो अब लड़की तो है ही ना वो, तब हम गर्ल बोल देंगे। या रवि एक लड़का है तो लड़का तो है ही, हम लड़का बोल देंगे, है ना। या ए लड़के, जैसे आवाज़ दूंगा मैं, नाम नहीं पता होगा तो बोलूँगा ए लड़की, ए लड़के, इस तरह से बोलूँगा। तो कहने का मतलब वही बात होगी ना कि ये इनकी जाति बता रहा है। तो ऐसे ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारी साइड हो गई, तो पॉली, पॉली शब्द उनका एक प्रकार से कास्ट हो गई, समझ लो कि पॉली हमने इस्तेमाल कर दिया, इसीलिए हमने इसको पॉलीक्यूबिक बोल दिया। क्योंकि भाई अब हम 4 पावर वाला जो लिख देंगे यहाँ पे, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट्स वाई ये क्या हो गया, पॉलीक्यूबिक। तो क्लास 10th में हम जो सीखते हैं ना, इसी टर्म को सीखते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो अब उन्होंने जो है सिलेबस से हटा दिया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या हुआ, अभी बताया था मैंने कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1 होती है। जैसे सपोज x प्लस वाई लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b, ये इसकी एक जनरल फॉर्म है, ax प्लस b। देखो ये a रिप्रेजेंट अ कोफिशिएंट एंड b रिप्रेजेंट द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ax प्लस b इसकी एक जनरल फॉर्म हो जाती है। अच्छा, अब लीनियर पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सपोज दैट मेरे पास एक ये है 2x प्लस 3, एक पॉलिनोमियल में ये लिखता हूँ। सपोज ये लिखा हुआ है कि y इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। मैंने बताया था ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करना है, कैसे हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटी चीज समझते हैं, ठीक है। जरा इधर देखो, आपने बचपन में नंबर लाइन पढ़ी है, ऐसे नंबर लाइन पढ़ी है ना। नंबर लाइन पे नंबर होते थे 0, 1, 2, 3 और ऐसे -1, -2, -3, ऐसे नंबर होते थे। अब अगर मैं ये बोल दूं, मान लेते हैं नंबर लाइन x एक्सेस समझ लो इस समय ना, x क्योंकि एक ही एक्सेस है तो मैं x ही बोलूंगा। अब मैं ये बोल दूं कि भैया x इक्वल टू 2, बताओ कहाँ पे है, तो यार कोई भी बता देगा, यहाँ पे है जी। तो इसको हम बोलेंगे x इक्वल टू 2 है, ये ऐसे बोलेंगे ना, x इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं इसी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे डिफाइन करना चाहूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ना। किसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ग्रिड समझ लो। ग्रिड समझते हो, ग्रिड किसे बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब जिसमें x एक्सेस और y एक्सेस होते हैं। देखो भाई, दो टाइप के कोऑर्डिनेट हैं, एक को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और एक को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट आजकल लड़ाई चल रही है ना, किसमें,
ईरान और अमेरिका में लड़ाई चल रही है, तो देखा होगा रडार, रडार देखा होगा आपने। तो रडार क्या है, वही पोलर कोऑर्डिनेट है, मतलब उसमें हम धरती पर जो होने वाली घटनाएं हैं ना उसके बारे में बताते हैं, है ना, कौन कहाँ पे, जहाज कहाँ पे आ रहा है, और वो रडार पे दिख जाता है आपको। लेकिन हमें क्या लड़ाई नहीं करनी, हमें तो मैथ समझनी है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समझते हैं। देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे होता है, इस तरह से एक एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे एक इस तरह होता है, ये इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सेस और इसको बोलते हैं हम वाई एक्सेस। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा है। जैसे कोई पॉइंट लगाना चाहें, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगाना चाहे, तो इस तरह से क्या बोलेंगे हम कि भाई यहाँ से ये माना ए डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे ये कितना है, बी डिस्टेंस पे है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ए कॉमा बी, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मतलब जैसे किसी सिनेमा हॉल में आप जाओ तो वहाँ पे टिकट में आपके सीट नंबर लिखा रहता है ना, कि भाई ए वाली रो में जाओ और 25 आपका जो है सीट नंबर है, तो आप ए वाली में घुसोगे, ए वाली रो में घुसोगे और 25 सीट पर बैठ जाओगे, वो रिजर्व है आपके लिए। या कोई सी पे जाएगा, सी 25 लिखा है, तो दोनों का सीट नंबर तो सेम है लेकिन रो नंबर अलग अलग है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ए कॉमा बी होगा वो बी कॉमा ए के बराबर कभी नहीं होता है ना। जैसे देखो यहाँ 25 तो सेम है, लेकिन ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के बराबर कभी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये सी अलग है और ए अलग है, ये ए वाली रो में जाएगा, ये सी वाली रो में जाएगा। तो इसीलिए ए कॉमा, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। सुना होगा आपने नाम, क्लास 9th में बहुत सुना होगा ऑर्डर पेयर। ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए, इस तरह से बोला जाता है। अच्छा, तो हम इस नंबर को जो ये x इक्वल टू 2 है, हम इसमें प्लॉट करना चाह रहे हैं, मतलब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। चलो देखते हैं इसको कैसे प्लॉट करते हैं। देखो तो मैंने यहाँ पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लेता हूं यहाँ पे इस तरह से, ये, और इस तरह से मैंने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मैं प्लॉट करना चाहता हूं x जो है इक्वल टू 2 को। अब लेकिन मेरे पास तो y भी है, x तो है ही, साथ में y भी है। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, x प्लस 0y इक्वल टू 2, ऐसे कर सकता हूं ना, क्योंकि y तो तब भी 0 ही है। देखो 0 कोफिशिएंट हो गया उसका, मैंने अभी बताया भी था कि अगर कोफिशिएंट 0 हो तो उसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो अगर ये 0 है मतलब ये है नहीं, समझो x इक्वल टू 2 ही हुआ, इसका मतलब भी x इक्वल टू 2 ही हुआ, बस हमने y को शो करने के लिए 0y लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो अब x प्लस 0y इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो अब भाई अगर मैं x और y में एक कोऑर्डिनेट बनाऊं, इस तरह से बनाऊं कोऑर्डिनेट, ठीक है, और y की अलग अलग वैल्यू रखूं। जैसे मैंने y की वैल्यू रख दी यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यहाँ पे 1 रखो, तो 1 के साथ वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो 0 ही हो जाएगा, तो फिर x कितना आएगा 2, है ना। या मैं y को 2 रखूं तो x कितना आएगा, फिर 2 ही आएगा। मैं y को 3 रखूं तो x कितना आएगा, 2 ही आएगा। मैं y को -1 रखूं तो भी यहाँ पे 2 आएगा, या मैं y को -2 रखूं तब भी यहाँ पे 2 आएगा। कहने का मतलब है मैं y की कुछ भी वैल्यू रख दूं, x ने 2 ही आना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। x इक्वल टू 2 रखा ना मैंने यहाँ पे, वो y इक्वल टू 2 रखा, तो ये सब वैल्यू वही रिपीट होगी। क्यों होगी, क्योंकि y क्या यहाँ पे 0 है भाई, 0 है, सो कोफिशिएंट 0 होगा तो ये सब वैल्यू 0 कर देगा, 0 कर देगा तो x इक्वल टू 2 ही हो जाएगा। अब मैं जरा इसको ग्राफ में प्लॉट करूँ, देखो कैसे प्लॉट कर सकता हूँ। इधर देखो, यहाँ पे मैंने ग्राफ में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 लिख लिया, ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, माना ये 1 है, ये 2 है, ऐसे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह से वैल्यू रख दी। और ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव हो गया, -1 -2 -3, और इधर पॉजिटिव हो गया 1 2 3, है ना, इस तरह से। तो अब 0, ये 0 हो गया, 0 पे 2 पे ही आएगा, 1 पे 2 पे ही आएगा, 2 पे
2 पे ही आएगा, 3 पे 2 पे ही आएगा, ऐसे -1 पे 2 पे ही आएगा, -2 पे 2 पे। तो अगर मैं इस पर अब एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो ये रिप्रेजेंट करेगी x इक्वल टू 2 को, या x प्लस 0 y इक्वल टू 2 को। समझ रहे हो ना, पैरेलल टू y एक्सिस। क्यों? क्योंकि y तो शामिल ही नहीं है ना, इसमें y है ही नहीं, तो y में है ही नहीं, तो केवल टच किस पे करेगा, वो x एक्सिस पे ही टच करेगा। और तुम देख भी लो, 0 यही तो होते हैं ना जीरोज, x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू x एक्सिस पे टच कर रहा है, y एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस तरह से हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करते हैं। देखो अभी, देखो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे हमने अलग अलग पॉइंट लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, और ये -1 हो गया। तो इसके अलग अलग ये पॉइंट हो गए। भाई 1 पे हमेशा क्या, ये 0 पे क्या है, हमेशा 2 पे ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,2, और ऐसी 1 पे ये 2 पे है तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, हर वैल्यू वही रहेगी। समझ रहे हो ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, x इक्वल टू 2। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी x इक्वल टू 2 पे। तो इस तरह से हम कर, और आपने देखा होगा, क्योंकि ये इक्वेशन कैसी है, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके आऊं तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो x माइनस 2 कैसा हो गया, लीनियर। तो लीनियर ने क्या किया, x एक्सेस को कितनी बार टच किया है, यहाँ पे एक बार टच किया है। चलो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। अब देखो, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी हम ऐसे ही ग्राफ में प्लॉट करके बताएंगे कि ग्राफ में ये कैसे प्लॉट होगा, ठीक है ना। अभी लीनियर पॉलिनोमियल आपने समझा कि वो x एक्सिस पे केवल एक बार कट करता है, x एक्सिस पे क्या है, एक बार कट करता है। तो अब हम समझेंगे कि भाई ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x-4 लिखा हुआ है, ये कितनी बार कट करेगा ग्राफ में, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, मतलब हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो चलो पहले हमने यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4, ठीक है ना। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो 0 और 4 आ गई इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 पुटअप किया, तो 1 पुटअप करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -3 इंटू 1 हुआ 3, और माइनस का 4, तो ये कितना हो गया, -3 -4 और +1, तो ये हो जाएगा -6। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -6। तो 1-2 पॉइंट ये आ गए इसके, ठीक है। इसी तरह से हम x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -6 -4, तो 4 से 4 कैंसिल, सो y इज ऑल्सो -6। तो यहाँ पे 2 पर भी ये -6 पे आया, ठीक है ना। ऐसे हम 3 पे निकालेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो y क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 -3 इंटू 3 9 और माइनस का 4, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4। तो मतलब x 3 पे y कितना आया, 4। इसी तरह से हम बाकी पॉइंट भी निकालते हैं इसके, जैसे x इक्वल टू -1 पे निकाल दो, चलो तो -1 पे निकालो, -1 का स्क्वायर क्या होगा, y क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हुआ, फिर यहाँ पे -1 रखेंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, +3 और -4, तो ये 3 + 1 4, तो y विल बी 0।
तो y 0 हो गया, तो -1 पे ये 0 आया। ठीक है, इसी तरह से हम वैल्यू निकालते जाते हैं। -2 पे x इक्वल टू -2 पे निकालो, तो y क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, और -3 इंटू -2 और -4, तो यहाँ पे y कितना आ गया, y विल बी, कैलकुलेट करो, 6 है ना, 2 टू जा 4 हो गया यहाँ पे, और 3 टू जा 6 हो गया, और ये 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये माइनस माइनस का प्लस, तो 6 आ गया, तो y कितना आ गया यहाँ पे 6। ऐसे ही हम x इक्वल टू -1 पे हो गया, -2 पे हो गया, किस पे, 0 पे हो गया, और 2 पे हो गया, ऐसे 3 पे निकाल दो, चलो x इक्वल टू 3 पे भी निकाल दो, सारे पॉइंट निकाल देते हैं जरा एक बार। तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 3 दूने 6, मतलब ये आएगी -4, है ना, -4, यस। और ऐसे ही हमने इसको x इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, तो x इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 4 3 12, और 12 यहाँ पे भी जाएगा, 4 3 12, -12 और -4, तो 16, अगेन ये क्या हो जाएगा 0, तो y विल बी 0। तो अब हम जरा इसके सारे पॉइंट लिख देते हैं, ऐसे ही 5 पे भी निकाल सकते हैं हम। तो अगर ऐसे निकालो 5 पे, तो x इक्वल टू 5 पे ये पॉइंट आएगा 6, है ना, हाँ 6 ही आएगा, यस। तो x y कितना आया यहाँ पे 6। तो अब हम इससे सारे पॉइंट लिख लेते हैं जो अभी तक हमने निकाले थे। कौन कौन से पॉइंट निकाले, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखते हैं कि x, अगर x और y पे लिख देते हैं जरा एक पॉइंट, है ना, इस तरह से ऐसे पॉइंट लिख देते हैं x और y। अब अगर x क्या है 0 है, तो y कितना आया था -4, फिर 1 है तो 1 पे आया था ये -6, फिर 2 पे कितना आया था -6, फिर 3 पे कितना आया था -1, और 4 पे कितना आया था 0, 5 पे कितना आया था 6, और ऐसे ही -2 और -1 पे भी निकाला था हमने, इसको लिख देते हैं यहाँ पे आगे, -1 और -2 पे, तो -1 पे था 0 और -2 पे था 6। तो अब ये वाला हमें ग्राफ में प्लॉट करने में हेल्प करेगा, समझ लो ना कैसे निकालना है। जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, क्योंकि इसमें तो x है नहीं, तो -4। तो ऐसे हम इसमें अलग अलग पहले पॉइंट निकालते हैं, ठीक है ना, जरा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि ग्राफ को आपको प्लॉट करना है। तो अब आपके पास ये पॉइंट आ गए, तो चलो इस पॉइंट को हम एक ग्राफ पेपर पे लिख देते हैं। तो देखो इसको ग्राफ पेपर पे, ये ग्राफ बनाया है मैंने यहाँ पे। अब हम पॉइंट को लगाएंगे, तो पॉइंट हमारे पास क्या है 0 -4, तो 0 ये हो गया x में, और y में -4 यहाँ पे हो गया, है ना, 0 -4 इस जगह पे, 0 और -4, तो 0 और यहाँ होगा यार -4 ना, ये होगा ना, y में है ना -4, तो ये, और 1 -6, 1 और -6 नीचे होगा, कहाँ पे, इस जगह पे, ये एक पॉइंट हो गया 0 -6 का, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अगला पॉइंट है 2 -6, 2 -6 सेम पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, देखो 2 -6 इधर वाला। फिर अगला पॉइंट है 3 -4, तो 3 -4 यहाँ पे होगा, जगह यहाँ लिख लेते हैं इन पॉइंटों को। ये हो गया 1 और -6, है ना, ये हो गया 2 और -6, ये हो गया आपका 3 और -4, यहाँ पे हो गया 4 और 0, फिर ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 5 और 6, है ना, एक पॉइंट ये भी था ना 5 और 6 इधर, यहाँ पे ये 5 पे और 6 पे, तो 5 पे इधर से और 6 यहाँ पे, ये हो गया। फिर अगेन माइनस वाले पॉइंट थे -1 और 0, तो -1 इसमें और 0 ये यहीं पे पॉइंट हो जाएगा, और एक था -2 और 6, तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने लगा दिया। देखो अब यहाँ पे देखो दिख रहा है इस तरह से। तो यहाँ से हम ग्राफ को शुरू करेंगे, एक पॉइंट ये भी था ना 4, 0 ये वाला,
तो अब देखो ग्राफ को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। ये चला ग्राफ, देखो ऐसे ऐसे, ये ग्राफ इस पॉइंट पे मिलेगा, फिर 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 ये वाला पॉइंट मिलाएंगे और फिर ये वाला पॉइंट मिलाएंगे। देख रहे हो ना इस तरह से। तो आप देखो ग्राफ किस तरह से हुआ, एक पैराबोला की शेप में, मतलब ऊपर उसने मुंह खोला हुआ है, ठीक है ना, ऐसे करके, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ग्राफ जो होता है ना वो दो जगह पे काटेगा। देखो यहाँ पे ये दो जगह पे काटेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा। और लीनियर इक्वेशन में क्या था, एक जगह पे काटा था। जब लीनियर इक्वेशन बताई थी मैंने तब वहाँ पे एक जगह पे काटा था। अब इसके भी भाई 3-4 केस बनेंगे, है ना। देखो केस क्या बनेंगे कि अगर इस ग्राफ का मुंह इधर की बजाय इधर को हो, उल्टा ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे हो शुरू और ऐसे यू में आए नीचे, तो समझ लो कि वहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना, मतलब जो ए है वो नेगेटिव है। अगर ये ऊपर की तरफ बनेगा तो ए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और अगर नीचे तरफ बनेगा तो ए क्या होगा, नेगेटिव। मतलब मैं ये ए और क्या समझा रहा हूँ, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म होती है ये वाली। जैसे कि मैंने लीनियर की बताई थी, क्या बताई थी लीनियर की मैंने, लीनियर की मैंने फॉर्म बताई थी ए एक्स प्लस बी बताई थी ना, ए एक्स प्लस बी। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें अगर ए पॉजिटिव है, मतलब ये वाला अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, और अगर इस ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ रहेगा। ठीक हो गया, क्लियर है। अब इसमें 4 केस कैसे बनेंगे, देखो पहला वाला केस में ग्राफ ऐसा है और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच होकर गया ऊपर। मैं यहीं पे बना लेता हूँ, देखो ये ग्राफ तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है ना। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद इसी पे ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए कि मतलब किस तरह से रहेगा। तो देखो यहाँ से अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो यहाँ से ऐसे रहेगा, ऐसे, और टच हुआ और ऊपर चला गया, ठीक है। एक ही पॉइंट पे टच हुआ, ऊपर चला गया, इसका मतलब इसका एक ही जीरो आएगा। एक जीरो क्या होगा इसका, नहीं होगा एक। जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू एक आई, मतलब दो इक्वल वैल्यू आएंगी। एक ही जीरो रहेगा मतलब दो इक्वल वैल्यू आएंगी, ठीक है। चाहे ऐसे हो, चाहे ये ग्राफ यहाँ से जाकर के यहाँ से टच होके ऐसे भाग जाए, ठीक है ना, तो एक ही जीरो आएगा। चाहे ऐसे ग्राफ हो, इस लाल ग्राफ को अभी छोड़ दो, है ना, लाल ग्राफ तो मैंने समझाया था। अब सिर्फ ये जो नीला ग्राफ दिख रहा है वो देखो, तो अगर सिर्फ एक बार टच हुआ ऊपर चला गया तो मतलब ये है कि इसके दो जीरो तो आएंगे, लेकिन दोनों जीरो क्या है, आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके भी इस तरह से, ये तो वो नेगेटिव में आएंगे लेकिन दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ग्राफ टच ही नहीं हुआ, मतलब ऐसा हुआ और यहीं से ही निकल गया ऊपर इस तरह से, मतलब एक्स एक्सेस को उसने टच ही नहीं किया, या यहाँ से आया और ऐसे निकल गया इस तरह से, ऐसे टच ही नहीं हुआ, तो अगर ये चीज़ ये टच ही नहीं हुई तो इसके कोई जीरो ही नहीं होंगे। बात समझ में आई, इसके दोनों जीरो कैसे होंगे, नहीं होंगे जीरो, मतलब इसके जीरो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ग्राफ बनाया, ग्राफ एक्स एक्सेस को टच नहीं करेगा तो जीरो भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए ना। अभी लीनियर इक्वेशन मैंने समझाई थी आपको, जब मैंने लीनियर बताया था तो उसमें मैंने क्या बोला था कि चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, एक्स एक्सेस को कम से कम वो एक बार टच कर रहा है। देखो एक बार टच कर रहा है, तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म होती है, इसका एक ही जीरो होता है। तो जीरो निकालने के लिए हम ये ग्राफ समझ रहे हैं कि जितनी बार वो एक्स एक्सेस को टच करेगा उतने ही उसके जीरो आएंगे। जैसे देखो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने दो बार टच किया, एक बार यहाँ पे टच किया और एक बार यहाँ पे टच किया, देख रहे हो ना। ऐसे जब मैंने ग्राफ बनाया तो एक्स एक्सेस को एक बार यहाँ पे टच हुआ और एक बार, तो इसीलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरो होते हैं। जैसे सपोज दैट आपने ये क्वेश्चन निकाल दी, कौन सी वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब अगर मैं इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करूं तो इसमें क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 आएगा, है ना। इसको अभी समझेंगे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। तो लेकिन स्प्लिट द मिडिल टर्म जब हम करते हैं तो इसके जीरो ऐसे आते हैं, x इक्वल टू
एक्स प्लस टू और ये एक्स प्लस थ्री, दो आएंगे। तो मतलब अगर मैं इसको जीरो के बराबर रखूं तो यार यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -3। मतलब ये एक्स एक्सिस पे -2 पे भी टच होगा और -3 पे टच होगा। और मैंने पहले ही आपको प्लॉटिंग बता रखी है, एक्स इक्वल टू -2 की प्लॉट कैसे करते हैं, नंबर लाइन में बताया था ना। नंबर लाइन में कैसे बताया था मैंने, ऐसे ये कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -1 है और ये -2 है, तो यहाँ पे टच होगा। और ऐसी एक्स इक्वल टू -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे टच होगा। तो मतलब ग्राफ उसका ऐसे जाएगा, जब हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रखेंगे तो ग्राफ हमारा इस तरह से जाएगा ऊपर। बात समझ रहे हो, दो जगह पे टच होगा वो, तो तब इसके दो जीरो आते हैं। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को मैंने यहाँ पे समझाया तुम्हें कि जब हम इसके पॉइंट बनाते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे ये दो जगह पे टच होके जाता है। तो जितना उसकी पावर रहती है, देखो इसकी पावर क्या है, यहाँ पे 2 है तो दो जगह टच हुआ। इसकी पावर यहाँ पे क्या है 1, तो एक ही बार टच, जैसे यहाँ पे देखो आपने एक ही बार टच हुआ ये वाला या ये वाला, ये अलग ग्राफ है, ये अलग ग्राफ है। तो ये देखो, ये ग्राफ देखो, यहाँ पे भी एक ही बार टच हुआ। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही बार उसके जीरो जाएंगे, ठीक है ना। एक क्यूबिक वाली को भी लेके चलते हैं। देखो अब देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन लिखी है मैंने, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो क्यूबिक है क्योंकि उसमें x की पावर क्या है, 3 है। तो अब जरा इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने अभी लीनियर को और सॉल्व किया था। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो तो y की वैल्यू आएगी। मतलब मैं यहाँ पे चलो पहले से ऐसे प्लॉट कर देता हूँ ताकि फटाफट काम हो जाए, ठीक है। ये तो आप निकाल सकते हो ना, जैसे अभी x और y निकाले थे, तो ऐसे ही इसमें भी निकालना है x और y। देखो भाई, x रखो 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो y भी क्या आएगा 0, ये आएगा 0 0, ठीक है। x इक्वल टू रखा हमने 0, तो y भी क्या आया, 0 आया। अच्छा, फिर रखो कोई और वैल्यू, रखते हैं चलो 1, है ना, 1 रखते हैं। 1 रख के देखे क्या आता है। तो यहाँ पे 1 रखा, 1 का क्यूब हुआ तो वो 1 हुआ, और -4 हुआ तो ये कितना आएगा, -3 आएगा इस तरह से। और ऐसे ही फिर रखो 2, चलो y ये x इक्वल 2 रखो, 2 रखा हमने यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 में से 8 गया तो क्या आएगा 0, तो 2 पे भी 0 आया। और ऐसे ही इसमें रखो -2, चलो -2 रख के देखते हैं क्या होता है। तो -2 करेंगे तो उसकी पावर हो जाएगी -8, और यहाँ पे रखेंगे -2 तो यहाँ हो जाएगा +8, ठीक है। तो तब भी आया 0। तो अब जरा इसको प्लॉट कर लो इसमें, इस वाले ग्राफ में। देखो इस वाले ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 ही आया, मतलब यहीं पे ही एक पॉइंट आएगा। उसके बाद 1 और -3 आया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा इस तरह से, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। इसको बोलेंगे हम 1 और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 1, -3। और ऐसे ही 2 0, यहाँ पे ये है 2 और ये है 0, तो यहाँ पे 2 0 हो गया, ठीक। और इस तरह देखो आप, यहाँ पे इसको ग्राफ बनाते हैं, ऐसे जाएगा और ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, ऐसे गया ना। और इस पॉइंट को भी रखो, दूसरे वाले पॉइंट को, -2 और एक है -1, और ये 1 और 3, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं ताकि इसका ग्राफ पे पता लगे। -1 पे भी निकालो जरा इसका, -1 पे निकालो। तो -1 का क्यूब हुआ -1, और यहाँ पे जगह 5, तो ये आएगा कितना, -1 पे आएगा ये 3, है ना, 4 प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, 3 आएगा। तो अब -1 और 3 पे देखो, -1 ये हुआ और 1 2 3 यहाँ पे हुआ, तो इस जगह पे ये पॉइंट आ जाएगा, इस जगह पे, ठीक। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा ऊपर, ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे, ये ऊपर हो गया। और फिर लिखा -2 और 0, तो -2 तो ये रहा, ये है -2, और ये क्या हो जाएगा -2 और 0, मतलब यही पॉइंट हो गया। तो अब ये ग्राफ क्या है, यहाँ से लौट के ऐसे आएगा, ऐसे करके, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे करके ऐसे और ऐसे आएगा ये ग्राफ, ऐसे। तुम देखो क्यूबिक इक्वेशन थी तो कितनी बार एक्सेस को टच किया उसने, 3 बार। देखो 1 2 और 3, है ना, 3 बार टच किया। कहने का मतलब ये है कि अगर, अब कंक्लूजन क्या निकला यार इस सारे पॉइंट का, देखो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि अगर फॉर्म इस तरह की है, लीनियर है, तो वो ग्राफ को एक बार, मतलब एक्स एक्सेस को एक बार टच करेगा। अगर ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है तो x एक्सेस को 2 बार टच करेगा।
और अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में, मतलब क्यूबिक है, ये क्यूबिक की है जनरल इक्वेशन। देखो लीनियर की बताई थी मैंने, क्वाड्रेटिक की, और ये क्यूबिक की। तो वो एक्स एक्सिस को 3 बार टच करेगा। कितने बार टच करेगा? 3 बार। तो इतने ही जीरो आएंगे उसके, मतलब इसका एक ही जीरो आता है, इसका 2 जीरो आते हैं, और इसके 3 जीरो आते हैं। देखा होगा ना आपने कि अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन इस तरह से लिखूं एक्स प्लस 5, तो यार यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? कोई भी बोलेगा यार 0 के बराबर रखो इसको, x बराबर 5 आएगा, -5 आएगा। तो -5 इसका एक ही वैल्यू तो हुई, तो लीनियर की क्या है? एक ही जीरो आता है। अगर मैंने अभी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा, तो इसमें क्या होता है? x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आती है? -2 और x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आती हैं। ऐसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो इन दोनों में x कॉमन लो, एक्स स्क्वायर ही कॉमन आएगा, x प्लस 1। यहाँ पे भी क्या है? 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1। तो ये क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1। तो अगर मैं इसको फिर से दोबारा से खोलूंगा, तो फिर से इसका क्या है? 2 वैल्यू इससे आएंगी, क्योंकि ये कैसे बन गई? क्वाड्रेटिक बन गई ये वाली। तो इसकी कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि यहाँ पे इसकी 3 वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू इससे आएंगी और 1 वैल्यू ये देगा। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 ये हुआ। अब इससे क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी। तो ये 2 वैल्यू इससे हो गई और एक वैल्यू, तो 3 बार टच होगा। तो मतलब ये जो जीरो यहाँ पे अभी ग्राफ देखा आपने, इस तरह से ग्राफ चला, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार किया इसने टच? 3 बार टच किया। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि मतलब जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी ही बार क्या होगा? वो उतने ही उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। तो अब इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, ये तो आप यार आंख मूंद के कर लोगे, है ना? आंख मूंद के कर सकते हो ना? देखो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज को दिखाई देता हूँ यहाँ पे आपको। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ग्राफ ऑफ पी एक्स गिवन बाई 2 पॉइंट, मतलब ये जितने भी ग्राफ दे रखे हैं इनमें बताओ कि इसके जीरोज कितने होंगे। तो यार इसके जीरोज कितने होंगे? यहाँ पे देखो जरा, इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया कहीं पे, है ना? तो कितने जीरो होंगे? 0। यहाँ पे कितनी बार टच हुआ? 1 बार टच हुआ है यहाँ पे, ये देखो 1 बार टच हुआ है, तो 1 जीरो होगा। यहाँ पे कितनी बार टच हुआ है? 1 2 और 3, तो 3 जीरो होंगे, है ना? यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है? 1 और 2, ये 2 जीरो होंगे। और फिर यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है? 1 2 3 4, तो 4 जीरो होंगे। यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है? 1 2 और 3, तो 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यही एक्सरसाइज थी आपकी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये तो थी कि जीरोज बताओ। तो ये आपने पूरी बात समझी होगी कि कैसे इसको निकालते हैं, क्या है। अगला टॉपिक जब हम करेंगे तो हम रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे, ठीक है? तो इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ भाई, प्लीज़ वीडियो को यार पूरा देखा करो, पूरी मेहनत से बनाया जा रहा है वीडियो तुम्हें। हाँ ठीक है, वो तड़क भड़क वाला वो नहीं है कि हाँ बोर्ड लगा करके, लेकिन यार जो पढ़ाया जा रहा है ना, इतना बढ़िया ढंग से पढ़ाया जा रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना? तो पूरा कम से कम उसको लाइक भी किया करो और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि कुछ अच्छा बनाएं भाई, कुछ अच्छा इतना नहीं है रिसोर्सेज तो कि आपको बोर्ड लगा के पढ़ाया जाए, लेकिन जितना भी है उसमें बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।